हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम, सुप्रभात। पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपको वैज्ञानिक आर्यनियस यानी जो वैज्ञानिक आर्यनियस था, आर्यनियस के अनुसार अम्ल और क्षार जो था उसकी परिभाषा के बारे में आपको बताया कि अम्ल किसे कहते हैं वैज्ञानिक आर्यनियस के अनुसार। तो इन्होंने जो परिकल्पना थी ये 1887 में क्या थी, प्रस्तुत की थी। और मैंने इसमें आपको समझाया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। साथ ही क्षार के बारे में मैंने परिभाषा तो आपको बता दी थी, लेकिन परिभाषा लिखाई नहीं थी, उसको मैं अभी लिखाता हूँ। तो देखिए, क्षार किसे कहते हैं, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में यानी OH आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो हाइड्रोजन होते हैं यानी हाइड्रोजन जो आयन होते हैं, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं कैसे होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। और अधिक क्रियाशील होने के कारण ये जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। कौन से आयन? हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। इतना आपको पिछली क्लास में समझाया। अब इसमें अगला टॉपिक वही चल रहा है कि वैज्ञानिक आर्यनियस के अनुसार, यानी वैज्ञानिक आर्यनियस के अनुसार अम्ल क्षार को समझाइए। तो उसमें मैंने अम्ल के बारे में आपको बता दिया था। अब हेड डालना क्षार, और क्षार के बारे में मैंने परिभाषा ये आपको समझा दी थी। अब इसको आप नोट कर लेना नोटबुक में। तो देखिए, वे पदार्थ, परिभाषा लिखना, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन या OH आयन या हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। तो लिख लेना वे पदार्थ, नोट करना परिभाषा को। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ध्यान देना, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल यानी OH आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल लिख लो चाहे OH आयन लिख लो, एक ही बात होती है। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर या टूटकर क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो नोट करना, लिखा रहा हूं मैं डेफिनेशन, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन कोष्टक में लिख लेना OH, हाइड्रोक्सिल आयन कोष्टक में लिख लेना OH और माइनस, यानी इसकी संयोजक किस्म होती है माइनस में होती है। हाइड्रोक्सिल आयन OH इसमें ऋणात्मक होती है, संयोजक किस्म होती है माइनस में होती है। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। नोट करना इस बात को, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब इसमें आपको जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इसमें, इसके उदाहरण आपको होना चाहिए, क्योंकि पेपर में जो आता है डेफिनेशन तो आप लिख देंगे, लेकिन इनके उदाहरण सहित इनकी हमको व्याख्या करनी पड़ती है। भाई प्रश्न आ गया, प्रश्न तो कई तरह से आएंगे। जैसे प्रश्न आ गया, भाई अम्ल क्षार को परिभाषित कीजिए। तो अम्ल क्षार को अगर हमने परिभाषित करना है तो शाब्दिक परिभाषा दे देनी है कि भाई अम्ल जो होते हैं, यानी अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और अनीला यानी अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो ये सामान्य परिभाषा है। इसी प्रकार क्षार की जो सामान्य परिभाषा है, क्षार की सामान्य परिभाषा ये होती है कि ये वे पदार्थ यानी क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, और लाल लिटमस पत्र को यानी छालानी, एक ट्रिक्स बताई थी मैंने, छालानी क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो ये सामान्य परिभाषाएं हो गई। एक प्रश्न आ जाएगा, भाई वैज्ञानिक आर्यनियस के अनुसार, वैज्ञानिक आर्यनियस के अनुसार अम्ल क्षार को परिभाषित कीजिए। तो उसमें फिर आपको ये बातें लिखनी होती हैं कि वैज्ञानिक आर्यनियस ने अम्ल व क्षार की परिकल्पना सन 1887 में प्रस्तुत की थी। इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो लिखना, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब इनका उदाहरण देखना, KOH, KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
KOH क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षार है। कैसा क्षार है ये, प्रबल, यानी क्षार, प्रबल क्षार के बारे में मैंने बताया था। प्रबल क्षार किसे कहते हैं, यानी वे क्षार जो जलीय विलयन में, यानी वे क्षार जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, अधिक मात्रा में OH आयन मुक्त करते हैं। यानी वे क्षार जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, अधिक मात्रा में यानी पूर्ण रूप से आयनित होकर अधिक संख्या में OH आयन मुक्त करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। और इसके अलावा दुर्बल क्षार के बारे में भी आपको बताया। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार के बारे में डेफिनेशन दी आपको कि वे क्षार जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होकर, कैसे, आंशिक रूप से आयनित होकर और कम संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। और दुर्बल क्षार के उदाहरण मैंने बताया था, MgOH का होल 2 होता है, NH4OH होता है, जिसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। तो देखिए उदाहरण दे रहे हैं क्षार के कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार। अब इसका उदाहरण लिख लेना KOH। अब KOH जो होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये जलीय विलयन में, यानी जलीय विलयन में क्या देगा, ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देगा या हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो देखिए K+OH। अब पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम की संयोजकता प्लस होती है, प्लस 1 होती है, यानी प्लस में होती है, कितनी होती है, 1 होती है। यानी पोटेशियम जो होती है इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। क्योंकि आप जानते हैं पोटेशियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। और 19 का जब हम, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जब कक्षकों की संख्या देखते हैं तो K में अधिकतम कितने आते हैं, 2 आ गए, फिर L में कितने हो गए, 8, और तीसरे कोष में भी कितने हो गए, M में 8, और बाह्यतम कोष में कितना रह गया, 1 रह गया। यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास बनता है वो बनता है 2, 8, 8 और 1। तो बाह्यतम कोष में कितना, 1 है। और आप जानते हैं, मैंने आपको सामान्य बताया था एक नॉर्मल वे में कि अगर बाह्यतम कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो अधिकतर जो होते हैं धातु होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। और जितने भी धातु होते हैं अपनी आवर्त सारणी में वर्तमान में 118 तत्व पाए जाते हैं। तो अधिकांश जो धातु होते हैं ये धनायन का गुण होता है इनमें, यानी धनायन बनाने की क्या होती है, क्षमता होती है, इनका धात्विक गुण है धनायन। और जो क्या होते हैं अधातु होते हैं उनमें ऋणायन, यानी उनका जो धात्विक गुण जो होता है वो क्या होता है, ऋणायन होता है। क्या होता है, ऋणायन। जैसे क्लोरीन है या अपनी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यानी हेलोजन परिवार के जितने भी सदस्य हैं या जो गैसें होती हैं, जो अधातु होते हैं, इनकी संयोजकता अधिकतर किस्म होती है, ऋणायन में होती है। तो देखिए पोटेशियम एक धातु है, परमाणु क्रमांक 19 है, तो इसकी संयोजकता किस्म होती है, +1 होती है, 2, 8, 8, 1। और बाह्यतम कोष में कितना है, 1 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, ये दान कर देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, +1। और OH जो होता है, हाइड्रोक्सिल जो आयन है या हाइड्रोक्साइड आयन है, इसकी संयोजकता किसमें होती है, माइनस में होती है। तो देखिए KOH जो होता है जलीय विलयन में K, यानी इसकी संयोजकता किसमें, K+ में, और OH माइनस, यानी इसकी संयोजकता किसमें, OH की माइनस में, यानी हाइड्रोक्साइड की जो संयोजकता किसमें होती है, माइनस में। इसमें क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, अवघटित हो जाता है। और वही बात बता रहे हैं आपको कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और उदाहरण देखिए NaOH, NaO जो होता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है। कैसा क्षार है, प्रबल। और NaOH की जो pH होती है, इसकी pH 14 होती है। कितनी होती है, 14। pH पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, pH के बारे में आपको बताया कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन किसी विलयन की सांद्रता मापने का क्या होता है, एक मापक्रम होता है। और इसका सबसे पहले इस यंत्र का आविष्कार 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और उसमें मैंने आपको यह भी बताया था यदि किसी विलयन की pH 0 से लेकर और 7 है, यानी 0 से 7 के मध्य में, तो वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। 7 होता है तो उदासीन होता है, तो इसलिए शुद्ध जल की pH जो होती है वो कितनी होती है, 7 होती है।
और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 7 से अधिक और 14 तक जिनकी पीएच होती है वो कैसे होते हैं, क्षारीय। कैसे होते हैं, क्षारीय। तो पीएच एक मापक्रम होता है जो विलयनों की सांद्रता को मापने का कार्य करता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का एक क्या होता है, मापक्रम होता है, जिसका आविष्कार 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो देखिए NaOH जो होता है प्रबल क्षार है, जिसकी पीएच कितनी होती है, 14 होती है। तो देखिए इसके जलीय विलयन में, ये भी जलीय विलयन में क्या देता है, OH आयन देता है, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है या हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। तो देखिए NaOH जो होता है जलीय विलयन में, H2O लिख लो या AQ लिख देते हैं, AQ या H2O जलीय विलयन में। अब देखिए जब ये NaOH होता है ये यानी 2 आयनों में विभक्त हो जाता है, यानी एक तो Na यानी सोडियम। अब आप जानते हैं सोडियम का जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। और 11 का जब हम यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2 8 1 आता है। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। कितने, 1। आप जानते हैं K में अधिकतम कितने आ सकते हैं, 2, यानी 2n²। एक सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने का, यानी 2n²। तो K में अधिकतम कितने आते हैं, 2। 9th में भी बताया था आपके लिए। L में कितने आते हैं, 8। M में कितने आते हैं, 18। और N में कितने आते हैं, 32। यानी K L M N O और P होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 4 तक ही काम पड़ता है, K L M N। तो K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो देखिए 2 8 और 1। K का बाह्यतम कोश कैसा है, पूर्ण है। L जो कक्षक है उसमें कितने हो गए, 8। अब बाह्यतम कोश में M में कितना बचा, 1। अष्टक के नियम के अनुसार 1916 में अष्टक का जो सिद्धांत था लुईस ने जो दिया था उसमें बताया था कि बाह्यतम कोश में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए या अक्रिय गैसों का विन्यास प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि 18वें वर्ग में जो गैसें होती हैं वो अक्रिय होती हैं। कैसी होती हैं, अक्रिय। जो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये जो गैसें होती हैं ये कैसी होती हैं, अक्रिय होती हैं। और जितने भी अपने क्या होते हैं तत्व 118 आवर्त सारणी में जो तत्व पाए जाते हैं ये अक्रिय विन्यास को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन लेकर चाहे इलेक्ट्रॉन देकर। अब किसी को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं। तो देते हैं तो वो क्या हो गए, दाता हो गए। किसी को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो दे रहे हैं वो क्या हो गए, दाता। तो दाता पर क्या आता है, प्लस आता है। और जो कोई किसी दूसरे से क्या कर रहा है, ले रहा है। और जो लेते हैं वो क्या हो जाते हैं, दूसरे एक ऋणी। और ऋणी पर क्या आता है, ऋणायन आता है, ऋण आवेश आता है। क्यों, मैंने आपको बताया था कि आयनिज जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो दाता होते हैं, वो कौन से होते हैं, धनायन बनाते हैं। और मैंने कहा था कि धातु जो होते हैं धातु अधिकांशतः कैसे होते हैं, धनायन होते हैं। उनकी संयोजकता किस में होती है, प्लस में होती है। और अधातु होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋणायन होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जो किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, आज सीधी सी बात है, आप किसी से कोई चीज ले रहे हैं तो दूसरे के आप क्या हो गए, ऋणी हो गए। ऋणी हो गए तो कौन सा आवेश हो गया आप पर, माइनस हो गया। और जिसने आपको कोई चीज दी है तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, प्लस हो गया। तो दाता पर क्या आता है, प्लस, और ग्राही पर क्या आता है, माइनस। तो देखिए सोडियम अपने बाह्यतम कोश में 2 8 और 1 है। तो बाह्यतम कोश में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दान दे देता है। इसलिए जो सोडियम होता है इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, यानी +1 में होती है। और किस में अपघटित हो जाता है, OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन में, हाइड्रोक्साइड आयन में। तो देखिए वैज्ञानिक आर्रेनियस ने बहुत अच्छी तरह से आपको मैंने बताया कि वैज्ञानिक आर्रेनियस ने 1887 में परिकल्पना दी थी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे KOH कि जलीय विलयन में किस में टूट अपघटित हो रहा है, K+OH में। अब आप जानते हैं OH की संयोजकता किस में होती है, माइनस में। और K की कितनी होती है, पोटेशियम की, प्लस में। दूसरा NaOH, Na जो होता है इसकी यानी Na+ और OH-। इसके अलावा और उदाहरण देख लो, NH4OH, NH4OH क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH3 क्या होता है, अमोनिया। और एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो क्या हो गया, EM सब जोड़ देते हैं, अमोनियम। तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी जलीय विलयन में H2O, ये जलीय विलयन में क्या होता है, ये भी 2 आयनों में विभक्त हो जाता है। एक तो धनायन और ऋणायन। NH4 की संयोजकता होती है प्लस में और हाइड्रोक्सिल आयन की होती है माइनस में। तो NH4 + OH में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है।
आई बात समझ में। तो ये था आपका वैज्ञानिक आर्यनियस के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा, तो इसको आप नोट कर लेना। अगला जो इसमें प्रश्न बनता है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया। मैं आपको जब लवण पढ़ा रहा था तो लवण के बारे में मैंने बताया, ध्यान देना, थोड़ा सा बैक चलते हैं कि यौगिक, और मैंने बताया था यौगिक आपको लिखाई थी इसमें कि यौगिक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अम्ल, नंबर 2 क्षार और नंबर 3 लवण। तो जब मैं लवण के बारे में आपको पढ़ा रहा था तो बताया था कि लवण का निर्माण कैसे होता है, तो आपको समझाया गया था कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। ध्यान देना कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, और इसमें जब लवण का निर्माण होता है, अम्ल और क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं लवण का निर्माण होता है, साथ ही साथ क्या होता है, जल का निर्माण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आपको बताया गया था कि लवण 3 प्रकार के होते हैं, उस समय मैंने लिखा था कि अम्ल प्लस क्षार, और अभिक्रिया के बाद क्या बना रहे हैं, लवण अम्ल प्लस क्षार, अभिक्रिया के बाद क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। और मैंने कहा था कि ये जो अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया है, और साथ ही ये बताया था कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है, अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्मा क्षेपी। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो कौन सी होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, ऊष्मा क्षेपी। अब गौर देने वाली बात है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पहले प्रश्न को नोट कर लो कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको मैंने बताया कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल का क्या होता है, निर्माण होता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए पहले इसको उदाहरण समझाऊंगा, पहले इसको प्रश्न को नोट कर लो आप। तो देखिए ध्यान देना कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो प्रिय छात्राओं प्रश्न को नोट करना, उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं, की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं, नोट कर लेना प्रश्न को। और इसकी डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई, उसको नोट करो। तो देखिए उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं, लिखना अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा, यानी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं जल का क्या होता है, निर्माण होता है। अभिक्रिया से लवण एवं जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लेना इस बात को, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। क्या होती है, उत्सर्जित होती है, इसलिए क्या कह देते हैं इसे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो लिख लेना, यह अत्यधिक ऊष्माक्षेपी, यह अत्यधिक ऊष्माक्षेपी, यह अत्यधिक ऊष्माक्षेपी, यानी इसमें क्या होती है, अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, तो यह अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है, अभिक्रिया होती है, अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है, अभिक्रिया।
तो गौर देना कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी है, अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नोट करना इस बात को, अभिक्रिया होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है और उत्पन्न हुई ऊष्मा को उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं। इस प्रश्न को नोट कर लेना इस बात को कि जो इसमें उत्पन्न हुई ऊर्जा होती है यानी उत्पन्न हुई ऊष्मा, यानी उत्पन्न हुई ऊष्मा, उत्पन्न हुई ऊष्मा, उत्पन्न हुई ऊष्मा को उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं। यानी उत्पन्न हुई ऊष्मा को उदासीनीकरण, उत्पन्न हुई ऊष्मा को उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं। उत्पन्न हुई ऊष्मा को उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं। उत्पन्न हुई ऊष्मा को उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं। ध्यान देना, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब अम्ल और क्षार परस्पर क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो किसका, लवण एवं किसका निर्माण होता है, जल का। और लवण एवं जल का जो निर्माण हो रहा है यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देते हैं, क्योंकि अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और जो उत्पन्न हुई ऊष्मा होती है वो उदासीनीकरण की ऊष्मा, उसे उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं। और इस अभिक्रिया को नोट करना, इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। नोट कर लेना इस बात को कि इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से, इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से, निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। और देखिए किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, ध्यान देना, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार, और अभिक्रिया के बाद ये बना रहे हैं लवण प्लस जल, यानी निम्न प्रकार से भी अभिव्यक्त कर देते हैं। तो देखिए किस प्रकार अभिव्यक्त कर रहे हैं कि अम्ल प्लस क्षार, यानी अम्ल और क्या है, क्षार हैं, और अभिक्रिया के बाद ये लवण प्लस जल का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण करते हैं, लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण देखिए, एक अम्ल ले लेते हैं HCl, क्या ले लिया, HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए HCl ले लिया, और क्षार ले लिया एक NaOH, यानी NaOH क्या ले लिया, क्षार ले लिया। कैसा क्षार है, ये प्रबल क्षार है। और HCl कैसा है, ये भी प्रबल अम्ल है, यानी दोनों प्रबल प्रबल हैं। और आप जानते हैं कौन सी अभिक्रिया होगी इसमें, उदासीनीकरण होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं लवण में भी मैंने बताया था कि लवण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन से लवण होते हैं, ध्यान देना, एक तो आपको बताया था उदासीन लवण, और उदासीन लवण में मैंने आपको समझाया था कि भाई प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करके उदासीन लवण का निर्माण करते हैं। दूसरे लवण आपको बताए थे अम्लीय, कौन से बताए थे, अम्लीय। और अम्लीय लवण का जब निर्माण कैसे होता है, ध्यान देना प्रिय छात्राओं, तो जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की परस्पर जब क्रिया होती है तो अम्लीय लवण का निर्माण होता है। और तीसरा लवण बताया था मैंने क्षारीय, और उसमें आपको बताया था कि प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल की परस्पर अभिक्रिया से क्षारीय लवण का निर्माण होता है। तो इसमें वही बात नोट करना आप कि अम्ल और क्षार क्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। अम्ल कैसा ले लिया, प्रबल अम्ल HCl, और NaOH भी कैसा है, प्रबल क्षार, दोनों क्रिया कर क्या बना रहे हैं, लवण प्लस जल। तो क्या बनाएंगे, NaCl, क्या बनाएंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी नमक का निर्माण हो रहा है। तो देखिए ध्यान देना, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से अभिक्रिया से लवण एवं जल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो लवण और किसका निर्माण हो गया, जल का। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानती है। ध्यान देना, इसमें एक बात नोट कर लेना कि आर्यनियस के अनुसार जो अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या होते हैं, H आयन और OH आयन क्या होते हैं, परस्पर संयोग करके क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं।
ध्यान देना, समझना। वैज्ञानिक आर्रेनियस ने बताया था कि अम्ल क्षार, क्या बताया था वैज्ञानिक आर्रेनियस ने, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, एच आयन देते हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल और क्षार कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जलीय विलयन में H आयन यानी हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं तो क्या कहला रहे हैं, अम्ल कहला रहे हैं। 1887 में परिभाषा दी थी। और OH आयन या हाइड्रोसिल आयन दे रहे हैं तो क्या कहला रहे हैं, क्षार कहला रहे हैं। अब आर्रेनियस ने बताया था कि जो H आयन और OH आयन जो होते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोसिल आयन होते हैं, ये परस्पर क्रिया करके क्या बना देते हैं, जल का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं, जल का। आई बात समझ में, किसका निर्माण कर देते हैं, जल का। तो इस बात को लिख लेना, नोट कर लेना इस बात को कि अम्लों का H आयन, अम्लों का H आयन यानी हाइड्रोजन आयन, अम्लों का हाइड्रोजन आयन तथा क्षार का, अम्लों का हाइड्रोजन आयन तथा क्षार का, अम्लों का हाइड्रोजन आयन तथा क्षार का हाइड्रोसिल आयन, यानी अम्लों का हाइड्रोजन आयन तथा क्षार का हाइड्रोसिल आयन क्रिया करके, हाइड्रोसिल आयन क्रिया करके, क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, जल का। किसका निर्माण करते हैं, जल का। आयन क्रिया करके जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल, जल बनाते हैं। क्योंकि मैंने आपको जब अवक्रिया में बताया था तो देखिए किस प्रकार भाई H आयन है, H की संयोजकता किस में होती है, प्लस में, और Cl इसकी संयोजकता किस में होती है, माइनस में। NaOH में देखो सोडियम किस में होती है, प्लस में, और OH में किस में होती है, माइनस में। तो मैंने बताया था भाई इसका पहले अभिकारक का प्लस, दूसरे अभिकारक किससे जुड़ता है, माइनस से। तो H और OH, H और OH मिलकर क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। और इसमें देखिए Na क्या हो गया, प्लस, है कि नहीं है भाई। सोडियम की संयोजकता किस में होती है, प्लस में। तो सोडियम और क्लोरीन की संयोजकता किस में होती है, माइनस में। तो दूसरे अभिकारक का प्लस जो अपना है धनमूलक है, वो पहले अभिकर्मक के धन ऋण मूलक से, ऋण मूलक है कि नहीं है, ऋण मूलक से क्रिया करके क्या बना देते हैं, NaCl का निर्माण कर देते हैं। आई बात समझ, ये धनमूलक और ऋण मूलक इस प्रकार अब क्रिया होती है। यानी एक अभिकारक का धन जो प्लस होता है, धनमूलक होता है, वो दूसरे अभिकारक के ऋण मूलक के साथ जुड़ता है। और दूसरे अभिकारक जो है, अभिकारक किसे कहते हैं, जो किसी रासायनिक अपक्रिया को क्या कराते हैं, प्रारंभ कराते हैं, उन्हें अभिकारक या क्रियाकारक के नाम से जानते हैं। दूसरा जो अभिकारक है, दूसरे अभिकारक का जो क्या होता है, धनमूलक होता है, वो पहले अभिकारक के ऋण मूलक से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो वही बात मैं इसमें बता रहा हूं कि अम्लों का जो H आयन यानी अम्लों का जो हाइड्रोजन आयन है, वो क्षारों के यानी हाइड्रोसिल आयन से क्रिया करके, आयन से क्रिया करके क्या बना देते हैं, जल बनाते हैं। आयन क्रिया करके जल बनाते हैं। और कैसे जल बनाते हैं तो देख लीजिए, अब क्रिया लिख लो इसको, H प्लस OH माइनस, और क्या बना दिया, H2O। किसका निर्माण हो गया, जल का। किसका निर्माण हो गया, जल का। आई बात समझे, यानी ये क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया, और ये क्या हो गया, हाइड्रोसिल आयन हो गया, और क्या बना दिया, जल का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया, जल का। किसका निर्माण कर दिया, जल का। आई बात समझ में। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो उदासीन जल होता है, क्या होता है, उदासीन जल होता है, उसकी उदासीन जल होता है, उसकी pH कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। तो नोट कर लेना इस बात को कि उदासीन जल जो होता है, उदासीन जल की जो प्रकृति, उदासीन जल होता है, इसकी pH कितनी होती है, 7 होती है। यानी शुद्ध जल को जो होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन। उदासीन क्यों होता है, क्योंकि इसकी pH कितनी होती है, 7 होती है। और आप जानते हैं जिनकी pH 7 होती है वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो इसके बाद, यानी इसके बाद आप ऊपर लिख रहा हूं मैं, इसको नोट कर लेना कि जल उदासीन प्रकृति का होता है। और उदासीन प्रकृति का इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो pH होती है, कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। तो लिखना इस बात को, जल उदासीन प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। ध्यान देना, जल उदासीन प्रकृति का होता है। और इसकी pH कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। इसकी pH नोट करना, इसकी pH कितनी होती है, 7 होती है। क्यों, उदासीन जल की जो pH होती है वो कितनी होती है, 7 होती है।
ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये हो गया उदासीनीकरण की अवक्रिया किसे कहते हैं, कि उदासीनीकरण की अवक्रिया किसे कहते हैं। तो नोट करना, अम्ल तथा क्षार की अवक्रिया से लवण एवं जल का निर्माण होता है, इसे हम उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। और ये अवक्रिया कैसी होती है, देख ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया होती है और उत्पन्न हुई ऊष्मा को उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं। और इस अवक्रिया को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, अम्ल प्लस क्षार, अवक्रिया क्या बाद क्या बना रहे हैं, लवण प्लस जल। और अब क्या लिखना, HCl प्लस NaOH, क्या बना दिया, NaCl प्लस H2O। और मैंने बताया है अम्लों का H प्लस आयन तथा क्षार का OH आयन क्रिया करके जल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जल। और जल उदासीन प्रकृति का होता है और इसकी pH कितनी होती है, 7 होती है। आई बात समझे। अब ध्यान देने वाली बात है कि आर्रेनियस की जो संकल्पना है या आर्रेनियस की जो परिकल्पना है जो 1887 में उन्होंने प्रस्तुत की थी, ये उन्हीं अम्लों के लिए कैसी है, उपयुक्त है, उन्हीं अम्लों एवं क्षारों के लिए उपयुक्त है जो क्रमशः H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन और क्या, हाइड्रोजन आयन और क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। आई बात समझ में, ध्यान देना। आर्रेनियस की जो परिकल्पना है ये उन्हीं अम्ल और क्षारों के लिए उपयुक्त है, ध्यान देना, गौर देना। यानी अम्ल और क्षार यानी आर्रेनियस की परिभाषा उन्हीं अम्ल और क्षारों के लिए उपयुक्त है जो हाइड्रोजन आयन और क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन विहीन अम्लों यानी परंतु हाइड्रोजन विहीन अम्लों और हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों की प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाता है, तब एक नई संकल्पना दी गई। आई बात समझ में, समझ रहे हैं कि जो आर्रेनियस की जो परिभाषा होती है, आर्रेनियस की जो परिकल्पना है, केवल उनके लिए ही उपयुक्त है। किनके लिए, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी जो अम्ल जलीय विलयन में क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन आयन दे देते हैं और क्षार क्या दे देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन दे देते हैं, उनके लिए उपयुक्त है। लेकिन कुछ अम्ल ऐसे भी तो हैं, कुछ क्षार ऐसे भी तो हैं जो हाइड्रोजन विहीन होते हैं या हाइड्रोक्साइड विहीन क्षार भी होते हैं। अरे हाइड्रोक्साइड विहीन क्या होते हैं, क्षार होते हैं, उनकी प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए अब तक मैंने आपको 2 परिभाषाएं बताई अम्ल क्षार की सामान्यतः, एक तो सामान्य इनके परिभाषाएं बताई, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं और क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। फिर इनका प्रारंभिक गुण बता दिया कि अम्ल जो होते हैं वो क्या, एक अनीला व्यवहार दर्शाते हैं। अम्ल जो होते हैं अनीला, अनीला का मतलब कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और जो क्षार होते हैं, क्षार के बारे में बताया था, क्षारानी की क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो कुछ ऐसे भी तो अम्ल क्षार थे जो स्वाद में खट्टे कड़वे नहीं होते हैं, तो उनके बारे में वैज्ञानिक आर्रेनियस ने परिकल्पना दी। आर्रेनियस ने क्या बता दिया कि भाई वे अम्ल जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और क्षार के बारे में क्या बता दिया कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अब वो बता रहा है, समझा रहा है, आपकी सिलेबस में बताया गया है कि भाई कुछ अम्ल क्षार ऐसे भी तो होते हैं कि जो हाइड्रोजन विहीन हो, हाइड्रोजन आयन नहीं देते हो या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते हो, यानी H प्लस और OH माइनस यानी आयन नहीं देते हैं। तो वो कैसे हो गए, हाइड्रोजन विहीन अम्ल हो गए और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोक्साइड विहीन क्या हो गए, क्षार हो गए, जिनकी प्रकृति को आर्रेनियस की परिकल्पना के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। तब एक नई परिकल्पना दी और उस परिकल्पना का नाम है अम्ल क्षार की ब्रोस्टेन-लॉरी परिकल्पना। यानी ब्रोस्टेन-लॉरी ने एक परिकल्पना दी थी और जिसके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे कि भाई ब्रोस्टेन-लॉरी परिकल्पना क्या है, ब्रोस्टेन-लॉरी जो संकल्पना है वो क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। तो इसको नोट कर लेना। जो आपको आज लिखाया है, 2 प्रश्न आपको बताई, उदासीनीकरण की अवक्रिया और एक वैज्ञानिक आर्रेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा, तो इनको नोट कर लेना। थैंक्स, ओके।